Good morning, dear students of BA Part 1 Psychology Honors। कल आपको मैंने बताया था कि अचेतन क्या है, अचेतन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और आज मैं उसी से संबंधित कि अचेतन के अस्तित्व के प्रमाण, मतलब कि अचेतन का कोई अपना अस्तित्व है या नहीं है। क्योंकि अचेतन व्यक्ति के मन का एक ऐसा अव्यक्त पहलू है जो कि न तो बाह्य निरीक्षण के द्वारा और न ही व्यक्ति उसे अंतः निरीक्षण के द्वारा सिद्ध कर पाता है। क्योंकि न तो हम उसको बाह्य निरीक्षण और न ही व्यक्ति अपने अंतः निरीक्षण के द्वारा उसको सिद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए इसके अस्तित्व को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि अचेतन का कोई अस्तित्व है भी या नहीं। क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं उसके अस्तित्व के बारे में हमेशा कोई न कोई प्रश्न उठते रहता है। तो वैसी परिस्थिति में अचेतन के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कि अचेतन का अपना अस्तित्व है, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे विद्युत तरंगें, जैसे वायु इत्यादि दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जो चीज़ दिखाई नहीं देता है उसका अर्थ यह कदापि नहीं होता है कि उसका अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से अचेतन का भी अपना एक अस्तित्व है। यह प्रमाणित हो चुका है कि अचेतन का अस्तित्व है। तो उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए असामान्य मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे प्रूफ दिए हैं जिसके आधार पर हमें अस्वीकार करते हैं कि अचेतन का अस्तित्व है। जैसे पहला इसका प्रमाण है कि सम्मोहन की अवस्था। सम्मोहन की अवस्था में एक व्यक्ति होता है जो सम्मोहक होता है, जो दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित करता है। वैसी परिस्थिति में होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है तो जो हिप्नोटाइजर होता है, यानी जो सम्मोहक होता है, वह उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है और उसकी चेतना बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। वह अब अपने अनुसार कुछ भी नहीं करता है, बल्कि सम्मोहक जैसा जैसा उसको इंस्ट्रक्शन देते जाता है, जैसा जैसा उसको सुझाव या जो भी उसको सलाह देता है उसके अनुसार वह काम करता है। तो उसके अनुसार काम करने का अर्थ हुआ कि जब चेतन हमारा अपना अस्तित्व जो है, जो हमारा चेतन है, वह जब लुप्त हो जाता है, वह जो काम करना बंद कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि हमारा कोई व्यवहार होता है तो निश्चित रूप से किसी न किसी मन के भाग से वह गाइड होता है, नियंत्रित होता है, और वह मन का भाग है अचेतन। वह अचेतन से गाइड होता है। सम्मोहन की अवस्था में व्यक्ति के द्वारा जो व्यवहार होता है वह व्यवहार अचेतन के द्वारा नियंत्रित होता है, वह अचेतन के द्वारा गाइडेड होता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि अचेतन का अपना एक अस्तित्व है। उसी तरह सम्मोहन के बाद की अवस्था, दूसरा जो पॉइंट है वह सम्मोहन की बाद की अवस्था है। यानी कि जब सम्मोहित करने वाला व्यक्ति आपको, यानी कि जिसको सम्मोहित वह करता है, उसको या तो कोई निर्देश देता है सम्मोहन अवस्था में कि कल 8 बजे आपको अमुक व्यक्ति के पास फ़ोन करना है, तो आप देखेंगे कि दूसरे दिन 8 बजे वह सम्मोहित व्यक्ति, जिसको सम्मोहित किया जाता है, वह सुबह 8 बजे वह फ़ोन करेगा उस व्यक्ति के पास। जब उसका कारण आप पूछेंगे कि आपने उनके पास फ़ोन क्यों किया था, तो वह उसके कारण के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह उसका जो व्यवहार है वह अचेतन से निर्देशित हो रहा था। और अचेतन से जो भी व्यवहार हमारे निर्देशित होते हैं, जिन व्यवहारों को अचेतन गाइड करता है, उसके कारण की जानकारी हमें नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि सम्मोहन की बाद की अवस्था या सम्मोहन के बाद जो हमारा व्यवहार होता है वह अचेतन के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए
काफ़ी है। उसी तरह से तीसरा जो पॉइंट है वह है स्वप्न। वह है स्वप्न, ड्रीम। तो स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में होता है कि हम जब सो जाते हैं, जब निद्रावस्था में रहते हैं, वैसी परिस्थिति में हमारी जो चेतन होती है या हमारा जो कॉन्शस रहता है वह बिल्कुल ही मृतप्राय हो जाता है, वह हमारा मृतप्राय रहता है। और वैसी परिस्थिति में जब व्यक्ति का चेतन मृतप्राय हो जाता है तो रात में सोते समय हम स्वप्न देखते हैं, क्योंकि कहा गया है कि ड्रीम इज़ द गार्जियन ऑफ स्लीप। यदि हम सोते हैं तो स्वप्न देखना ही देखना है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि आज रात मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा। हम सोए लेकिन हम कोई स्वप्न नहीं देखे, यह कहना गलत है, क्योंकि स्वप्न के बगैर नींद आ ही नहीं सकती। व्यक्ति यदि सोया है तो इसका मतलब कि वह स्वप्न भी देखेगा, लेकिन वह स्वप्न जो होता है वह हमारे अचेतन के जो दमित विचार होते हैं, अचेतन में वैसे विचार जो दमित रहते हैं, उन विचारों की अभिव्यक्ति स्वप्न के माध्यम से होता है। और वह स्वप्न हम जब सुबह में हम उस स्वप्न का विश्लेषण करते हैं तब हमें पता चलता है कि अमुक स्वप्न जो हमने देखा, वैसे तो सारे स्वप्न याद नहीं रहते हैं, लेकिन जो स्वप्न याद हैं उनके बारे में जब हम विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि यह विचार जो था कुछ दिन पहले हमारे अंदर, या इस तरह का हमने कभी सोचा था या नहीं भी सोचा था। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ स्वप्न तो हम ऐसे देखते हैं जो हम कहते हैं कि ये हमारे विचार हो ही नहीं सकते, इस तरह का मैंने कभी सोचा भी नहीं था, यह अचेतन में वह दमित था। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे विचार, सारी इच्छाएं जो आप सोचते हैं वह आपको याद रहे। बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जिनको आप फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो स्वप्न में जो कुछ भी हम देखते हैं यह इसका प्रमाण है कि जब चेतन हमारा सोया हुआ रहता है, वैसी परिस्थिति में भी स्वप्न में जो घटनाएं घटती हैं, जो स्वप्न में हम देखते हैं, वह कहाँ से देखते हैं? इसका अर्थ हुआ कि अचेतन नाम की भी कोई वस्तु है, अचेतन का भी एक सत्ता है उसका, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम स्वप्न को देखते हैं, यानी कि अचेतन का अपना एक अस्तित्व है। उसी तरह से दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ, रोज प्रतिदिन दिन भर में कोई न कोई गलतियाँ, कुछ न कुछ एरर्स हम करते रहते हैं। चाहे वह बोलने की भूल हो, चाहे वह लिखने की भूल हो, चाहे वह किसी को पहचानने की भूल हो, चाहे किसी वस्तु को बेजगह रख देते हैं फिर वह मिलता नहीं है वस्तु। ये सारी जो भूलें होती हैं ये दैनिक जीवन में, और इसके कारण के बारे में हम यह कह के आगे बढ़ जाते हैं, यह कह के टाल देते हैं इस बात को कि बस यूं ही हो गया, अनजाने में हो गया, हम ध्यान नहीं दिए इसलिए हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा मनोविज्ञान यह कहता है कि हमारा कोई भी व्यवहार बिना कारण का नहीं होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। यह अलग बात है कि उस कारण की जानकारी हमें है या नहीं है। यदि उसके कारण की जानकारी हमें नहीं है तो निश्चित रूप से वह व्यवहार हमारा अचेतन से गाइड हो रहा था। यदि चेतन से जो व्यवहार हमारा गाइड होता है उसके कारण की जानकारी हमें रहती है। यदि उसके कारण की जानकारी नहीं है तो वह अचेतन से गाइड होता है। तो दैनिक जीवन की जितनी भी गलतियां, जितने भी एरर्स, जितने भी मिस्टेक्स होते हैं दिन भर में, और उसके कारण की जानकारी हमें नहीं रहती है, यह कह देते हैं कि बस यूं ही हो गया, ध्यान नहीं दिए इसलिए हो गया, तो इसका मतलब कि वह अचेतन से गाइड हो रहा था। तो यहाँ इस बात से भी यह स्पष्ट होता है कि अचेतन का अपना एक अस्तित्व है। उसी तरह से निद्रा भ्रमण या स्वप्नचारिता। निद्रा भ्रमण में क्या होता है? आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि व्यक्ति जब सोया हुआ रहता है और रात में वह उठता है, और रात में उठने के बाद वह कोई काम कर लेता है,
रात में उठा, वह कहीं घर से बाहर निकलता है, कहीं दूसरे जगह जाकर नदी किनारे गया, बैठा, वहाँ बांसुरी बजाया, वहाँ गाना गाया, फिर आया, घर में आके सो गया। किसी किसी पिक्चर में भी आपको देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति या कोई नौकर या घर में सोया हुआ है, कोई आया, उसके घर का परिवार, उसका सदस्य नॉक किया दरवाज़ा या उठा, दरवाज़ा खोला, खाना दिया, सब कुछ किया और फिर जाके सो गया। सुबह जब उससे इन घटनाओं के बारे में पूछा जाता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। रात में नींद की अवस्था से जग कर उसने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी एक्ट किया है, जो कोई भी कार्य किया है, वह उसको याद नहीं रहती है। इसका मतलब कि उसके जो व्यवहार उस समय हो रहे थे, निद्रा, उसको हम निद्रा भ्रमण कहते हैं कि निद्रा के अवस्था में भ्रमण करना, घूमना, तो ये सब जो व्यवहार होता है वह उसके अचेतन से गाइड होते हैं। अचेतन से ही वह गाइड होता है, इसलिए उस व्यवहार की जानकारी सुबह में उसको जगने के बाद नहीं होती है। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है एनेस्थेसिया का प्रभाव। एनेस्थेसिया आप सुने होंगे, संभवतः आप देखे हो या ना देखे हो। यदि हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो एक प्रकार का गंध आपको चारों तरफ, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर वगैरह हो वहाँ पर विशेष करके एक तरह का गंध मिलता है, उसको एनेस्थेसिया का गंध होता है। उस एनेस्थेसिया का प्रयोग व्यक्ति को बेहोश करने के लिए, ऑपरेशन के पहले उस व्यक्ति को बेहोशी की हालत में लाने के लिए उस एनेस्थेसिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो एनेस्थेसिया का प्रभाव, व्यक्ति को जब एनेस्थेसिया दिया जाता है और जब उसके ऑपरेशन किए जाते हैं या उसकी शल्य क्रियाएँ की जाती हैं, तो ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति बिल्कुल ही मृत प्राय हो जाता है, यानी कि उसका कॉन्शस बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। लेकिन वैसी अवस्था में भी व्यक्ति कुछ बोलता रहता है, कुछ बड़बड़ाएगा, कुछ और भी दूसरे तरह का एक्शन वह करता है। तो व्यक्ति का चेतन जब एनेस्थेसिया देने के बाद मृत प्राय हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति जो बोलता है या दूसरे तरह का जो व्यवहार करता है वह क्यों करता है? नहीं करना चाहिए था उसको, क्योंकि उसका चेतन तो काम नहीं कर रहा है। चेतन तो एनेस्थेसिया से उसको प्रभावित कर दिया गया है, वह एनेस्थेसिया के कारण वह मृत प्राय हो गया है, तो उसको वह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन वह व्यवहार करता है, बोलता है, बड़बड़ाता है, कि कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है जो आपके समझ में नहीं भी आए, लेकिन वह बोलता रहता है। तो इसका मतलब है कि मन का कोई ऐसा भी सत्ता है जो कि एनेस्थेसिया से प्रभावित व्यक्ति को भी एक्ट करने के लिए, कोई ना कोई क्रिया करने के लिए बाध्य करता है, वह उस क्रिया को करता है। तो इससे भी पता चलता है कि अचेतन जो है उसका एक अपना सत्ता है, अपना एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। उसी तरह से ठीक समय पर नींद का खुल जाना, ठीक समय पर नींद का खुल जाना, यह भी अचेतन के अस्तित्व का एक प्रमाण है। आप रात में लगभग 10-11 बजे जो भी सोते हैं, सुबह में 5 बजे 6 बजे जो भी आपका एक टाइम टेबल है वहाँ जगते हैं उस समय। लेकिन कभी कभी आप यह दृढ़ निश्चय करके सोएं कि हमको 2 बजे रात में जगना है और हमें ट्रेन पकड़नी है, और वह ट्रेन आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। उस ट्रेन को पकड़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे यात्रा करने के बाद आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि आपके जीवन के लिए, आपके ये के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आप दृढ़ निश्चय करके सोते हैं तो बिना किसी अलार्म के, बिना किसी घड़ी या मोबाइल में अलार्म दिए हुए ही आप देखेंगे कि 2 बजे आपकी नींद खुल जाती है। ट्रेन पकड़ने से पहले आपकी नींद खुल जाएगी। तो आप यहाँ यह कह सकते हैं, जो हम कहेंगे कि आखिर किसने जगा दिया हमको, हम तो सोए हुए थे,
नींद की अवस्था में हमारा चेतन तो बिल्कुल ही लुप्त हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर 2 बजे जगाया किसने? कौन वह शक्ति थी जो 2 बजे हमको जगाया? तो यहाँ पर जो शक्ति है वह है अचेतन। अचेतन में चूंकि हमने ये निश्चय कर लिया था, यह दृढ़ निश्चय था मेरा कि 2 बजे हमको जगना ही जगना है क्योंकि हमें ट्रेन पकड़नी है, तो अचेतन आपको अलार्म का काम करता है और वह आपको जगाता है। और तब आपको ये पता चलता है, जब आप सोचेंगे कि आखिर रोज़ मैं 6 बजे जगने वाला व्यक्ति, 5 बजे जगने वाला व्यक्ति आखिर 2 बजे कैसे नींद खुल गई, तब आपको ये पता चलेगा कि अचेतन का भी अपने एक कोई सत्ता है, एक कोई पावर है, एक शक्ति कोई है जिसने 2 बजे हमको जगाया, और वह है अचेतन। तो अचेतन का प्रमाण इससे भी स्पष्ट होता है। दूसरे बार इसके बाद कि एनेस्थीसिया का प्रभाव, एनेस्थीसिया का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे कि एनेस्थीसिया के प्रभाव नहीं, बल्कि आप ये कहें कि घबराहट की अवस्था, एनेस्थीसिया का प्रभाव का जिक्र हम लोग कर चुके हैं। घबराहट की अवस्था, ठीक है, घबराहट की अवस्था। घबराहट की अवस्था का मतलब होता है कि व्यक्ति कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह घबराया हुआ रहता है। वह घबराया हुआ व्यक्ति रहता है किसी कारणवश, चाहे तो क्रोध में घबराया हुआ हो या किसी डर से घबराया हुआ है। वैसी परिस्थिति में कुछ ऐसे क्रियाकलापों को कर लेता है, कुछ ऐसे कार्य वह कर देता है जो कि सामान्य जीवन में वह नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति से यह कभी अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह व्यक्ति इस तरह का कोई व्यवहार कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति वैसा व्यवहार करता है घबराहट की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में। और जब वह अवस्था समाप्त हो जाती है, जब वह घबराहट की अवस्था समाप्त हो जाती है, तो आप जब उससे उस अवस्था के बारे में पूछेंगे कि घबराहट की अवस्था में आपने ऐसा क्यों किया था, इस तरह का क्यों काम किया था, इस तरह का व्यवहार आपने क्यों किया था, इस तरह की बात आपने क्यों बोली थी, तो वह बिल्कुल ही अनभिज्ञता जाहिर करेगा। अनभिज्ञता जाहिर करेगा, नहीं ये हो ही नहीं सकता है, मैं उनको गाली दे ही नहीं सकता हूँ, कभी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि उनको गाली दे दूँ, कभी उनके बारे में कुछ अपशब्द बोल ही नहीं सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि। कहने का अर्थ यह है कि उस घबराहट की अवस्था में व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह व्यवहार चेतन से गाइड नहीं होता है। यदि वह व्यवहार चेतन से गाइडेड होता तो निश्चित रूप से उस व्यवहार के कारण की जानकारी उसको होती कि हमने ऐसा व्यवहार किया है तो उसका कारण ये है, लेकिन वह उस कारण को नहीं बता पाता है। इसका मतलब हुआ कि वह जो व्यवहार हुआ है, उसका वह जो व्यवहार हुआ है वह अचेतन से गाइड हो रहा था, अचेतन से वह निर्देशित हो रहा था, जिसके कारण उसके कारण की जानकारी या घबराहट समाप्त होने के बाद यदि उससे पूछा जाता है तो वह उससे अनभिज्ञता जाहिर करता है। इसका अर्थ हुआ कि अचेतन का अपना एक अस्तित्व होता है और उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। उसी तरह से किसी समस्या का स्वतः या अचानक समाधान हो जाना, कि कोई समस्या आपके सामने आती है और आप उस समस्या के समाधान के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए। जो भी जितना भी हो सकता है, जितनी भी बुद्धि आपके पास है, सारा आप इस्तेमाल करते हैं उस समस्या के समाधान में। कोई अमुक प्रश्न, कोई गणित का प्रश्न या कोई भी प्रश्न आपको उसको सॉल्व करना है और आप उसको सॉल्व करने में परेशान हो गए या कहें कि आप असफल हो गए।
आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, उस मैथमेटिक्स के प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाए और आपने उसको सॉल्व करना छोड़ दिया। आप उसको जब आपसे नहीं हो पाया तो आपने उसको छोड़ दिया कि ये नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, आप रात में सोते हैं और सुबह जब आप जगते हैं तो एकाएक आपको सूझ आती है, आपको समझ में आता है कि इस क्वेश्चन को यदि ऐसे सॉल्व करते तो ये सॉल्व हो जाता, और आप कागज़ पेन लेके बैठ जाते हैं और आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कल आपने इतना सारा प्रयास किया, अपने सारे एनर्जी उसमें लगा दिए और वह सॉल्व नहीं हो पा रहा था, लेकिन रात में अकस्मात क्या हो गया, एकाएक क्या हुआ कि आप सुबह में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि रात में सोने के बाद आपकी चेतना, आपका कॉन्शस जब बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, वैसी अवस्था में अचेतन के द्वारा आपके उस समस्या का समाधान कर दिया गया। आपने उस समस्या का समाधान करने का उपाय आपको अचेतन के द्वारा बताया गया और तब आपने उस समस्या का समाधान सुबह में उठकर कर लिया। उसी तरह से मानसिक रोग, अगला पॉइंट है मानसिक रोग। मानसिक रोग भी जो होते हैं वे भी असामान्य ये अचेतन के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं कि अचेतन का अस्तित्व है या नहीं है, क्योंकि मानसिक रोगों के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, जैसे हिस्टीरिया को ही लें तो उसमें बहुत सारे, जिसमें सम्मोहन आता है, उसमें और भी बहुत सारे और ये आते हैं। तो उसमें जो भी मानसिक रोग होता है, मानसिक रोग के उपचार में या मानसिक रोग के लक्षणों की जानकारी प्राप्त करने में हमें अचेतन के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। क्योंकि व्यक्ति को जब हिस्टीरिया पेशेंट को जब फ्री एसोसिएशन करने के माध्यम से जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको स्वतंत्र साहचर्य कहा जाता है, उसके माध्यम से जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो उस पेशेंट को एक कमरे में छोड़ दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारे मन में जो भी आए, जो बात भी आए, वह तुम बोलते जाओ। तुम्हारे सामने कोई नहीं रहेगा, तुमको जो मन में आए, जो इच्छा हो वह बोलो, और उसको हम दूसरे माध्यम से उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं कि वह क्या क्या बोलता है। व्यक्ति को जब स्वतंत्र साहचर्य विधि अपनाया जाता है तो व्यक्ति के दिल में जो कुछ भी होता है, उसका अचेतन में दमित जो भी विचार होते हैं, इच्छाएं होती हैं, सबको वह बाहर रख देता है। तब हम बाद में जब उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उस रिकॉर्ड को देखते हैं कि वह क्या क्या बोलता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें भी वो बोलता है जो उसके अचेतन के अंदर थी, और यदि सामने सामने बैठ के हम उससे बात करते तो उस बात को हरगिज़ कभी नहीं बोल पाता। लेकिन जब उसको लगा कि यहाँ कोई नहीं है, हम बोल सकते हैं, तो उसने उस बात को बोला। यानी कि अचेतन में दमित विचारों को भी उसने बोला। इसका अर्थ हुआ कि अचेतन का अपना एक अस्तित्व है। उसी तरह से अंतिम इसका जो अस्तित्व का प्रमाण है, अचेतन का अस्तित्व का जो अंतिम प्रमाण है, वह है मनोविश्लेषण विधि की सफलता। मनोविश्लेषण विधि फ्रायड की मनोचिकित्सा की एक बहुत ही प्रचलित और मान्य विधि है, जिसको कहते हैं साइको एनालिसिस मेथड। तो इस मनोविश्लेषण विधि की जो सफलता है आज, वो उस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करता है, उसकी मान्यता ये है उस विधि की कि अचेतन होता है। यदि अचेतन में विचारें हमारी दमित नहीं रहती, यदि अचेतन के दमित विचारों के कारण ही हमें मानसिक रोग होता है और उन मानसिक रोगों का उपचार मनोविश्लेषण विधि के द्वारा होता है, तो मनोविश्लेषण विधि आज जो इतना प्रचलित विधि हो गया है, इतना जो प्रचलन उसका आज हो रहा है, उसका कारण यह है कि
अचेतन का अपना एक अस्तित्व है, क्योंकि अचेतन के विचारों के कारण ही, अचेतन के दमित विचारों के कारण ही मानसिक रोग होते हैं। और मानसिक रोग के उपचार में मनोविश्लेषण विधि आज बहुत कारगर होते जा रहा है, उसका प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि अचेतन का जो है वह अस्तित्व है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति यह कहते हों कि अचेतन बस यूं ही फ्रायड के मन का एक अपना एक उनका ये है, उनकी एक सोच है, उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती उसका अर्थ यह कभी नहीं होता है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। बहुत चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन उसका अस्तित्व है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अचेतन के अस्तित्व भी है और इसके प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे जो प्रूफ हैं, बहुत सारी जो प्रमाणें हैं, उनको हमने अभी आपको बताया। और निश्चित रूप से मैं यह समझ रहा हूँ कि आप इससे संतुष्ट होंगे। यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आप हमसे हमारे फ़ोन पे आप कांटेक्ट करेंगे, हमने व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करेंगे। और इसके साथ ही आज ये अचेतन का चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन हम दूसरे चैप्टर पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, आनंद से रहें, बिल्कुल डिस्टेंस बनाए रखें। धन्यवाद।